अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन। Today my topic is polysaccharide. I shall try to tell you about the explanation of the polysaccharide. What is polysaccharide? Why we use the polysaccharide? What is the significance of polysaccharide? Importance of the polysaccharide in human body, in daily life. इन सारी बातों पर इंशाल्लाह हम आज गुफ्तगू करेंगे। पॉलीसैकेराइड का समझेंगे कि पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन इसका हमारी रूटीन की ज़िंदगी में हम किन किन चीज़ों से पॉलीसैकेराइड हासिल करते हैं और उनका हमारी बॉडी के ऊपर क्या कुछ असर होता है, हमारे बॉडी के लिए वो कितना इम्पोर्टेंस है और कहाँ कहाँ पर हम इन पॉलीसैकेराइड को यूटिलाइज करते हैं। हम देखेंगे कि इसको फार्मास्यूटिक्स में भी इस्तेमाल किया जाता है, बेकरी में भी इस्तेमाल किया जाता है, खाने के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसको बैक्टीरिया की ग्रोथ करने के लिए, मीडिया बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कन्फेक्शनरीज जो हलवाई हैं वो भी इस्तेमाल करते हैं। इन सारी बातों पर इंशाल्लाह आज हम जिक्र करेंगे। आइए हम समझते हैं पॉलीसैकेराइड क्या है। पॉलीसैकेराइड, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की हम तफसील पढ़ रहे थे, तो कार्बोहाइड्रेट के अंदर पॉलीसैकेराइड में की क्या अहमियत है। पोली मीन आपको पता है, पोली को कहते हैं हम मैनी को, पोली मीन मैनी। अब हम इसको मुख्तलिफ अल्फाज में इसकी डिफाइन भी कर सकते हैं कि पॉलीसैकेराइड्स वो सैकेराइड्स हैं जिनके अंदर मोर देन 10 मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स आर जॉइंड टुगेदर बाय अ लिंकेजेस दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस। अब इसमें या हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि व्हेन वी विल हाइड्रोलाइज द पॉलीसैकेराइड इट विल यील्ड मोर देन 10 मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स। इस तरह भी इसको बोला जा सकता है। अब ये पॉलीसैकेराइड जो हैं ये इतनी अहमियत के हामिल है कि ये जो हमारे सेल्स होते हैं, सेल का स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स के अंदर भी इसका एक खास रोल होता है पॉलीसैकेराइड का। इसके अलावा एक और खास बात जो मैंने बतानी है कि जितने भी पॉलीसैकेराइड्स होंगे सारे के सारे नॉन रिड्यूसिंग होंगे। ये नॉन रिड्यूसिंग क्यों होंगे? क्योंकि ये सारी बात है, एक चेन बना रहे हैं, ग्लूकोज से ग्लूकोज, ग्लूकोज से ग्लैक्टोज, मतलब कि मल्टीपल मोनोसैकेराइड यूनिट्स आपस में ज्वाइंट किए हुए हैं। तो जब मल्टीपल यूनिट्स ज्वाइंट किए हुए हैं तो इनका जो दूसरा फंक्शनल जो कीटो ग्रुप है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, वो सारे के सारा इंगेज है, दूसरे बॉन्ड बनाने में कोई भी फ्री नहीं है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि सारे के सारे जितने भी पॉलीसैकेराइड होंगे नॉन रिड्यूसिंग होंगे, जबकि मोनोसैकेराइड हमने पढ़े थे वो सारे के सारे रिड्यूसिंग शुगर्स काउंट होते हैं। अब हम मजीद आगे देखते हैं कि पॉलीसैकेराइड आगे जो है इसको हम इसकी जो क्लासिफाई करेंगे, इनको दो हिस्सों में क्लासिफाई करेंगे। एक तो होमोपॉलीसैकेराइड, दूसरा हेट्रोपॉलीसैकेराइड। होमो आपका उसका जो मीनिंग है वो आपको बिल्कुल वादे है कि होमो मीन सेम। तो अगर हम इन पॉलीसैकेराइड्स को हाइड्रोलाइज करें तो उसके जवाब में क्या होगा कि जितने भी सैकेराइड यील्ड होंगे हमें वो सारे के सारे सेम होंगे। सेम मोनोसैकेराइड विल बी यील्ड ऑन हाइड्रोलाइसिस ऑफ होमोपॉलीसैकेराइड। और अगर हम अपॉन द हाइड्रोलाइसिस ऑफ हेट्रोपॉलीसैकेराइड इट विल यील्ड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोसैकेराइड। हेट्रो मीन डिफरेंट और होमो मीन सेम। अब अगर हम इसको मजीद उसकी तफसील में जाना चाहें तो होमोपॉलीसैकेराइड कौन कौन से हैं। होमोपॉलीसैकेराइड की एग्जांपल्स हम देखेंगे कि पहली फर्स्ट ग्लाइकोजन बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्टार्च, फिर डेक्स्ट्रान और सेलुलोज। अब हम पहले इसी को जिक्र करते हैं कि होमोपॉलीसैकेराइड कौन कौन से हैं, फिर हम मजीद हेट्रोपॉलीसैकेराइड की तरफ मूव करेंगे इंशाल्लाह। हम इसको समझेंगे ग्लाइकोजन। अब ग्लाइकोजन का जो सोर्स है हम कहां से हासिल करते हैं? ग्लाइकोजन का सोर्स है एनिमल ओरिजिन है, जबकि बाकी स्टार्च, डेक्स्ट्रान, सेलुलोज ये सारे के सारे क्या हैं? ये प्लांट ओरिजिन है। हम इसको भी तफसील से बात करेंगे। अब एनिमल ओरिजिन, अगर हम ग्लाइकोजन को मजीद तफसील से उसका समझना चाहें तो हम देखते हैं कि ग्लाइकोजन कहां पर मौजूद होती है। ग्लाइकोजन इज अ स्टोरेज फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज दैट विल बी प्रेजेंट, दैट विल बी फाउंड इन आवर लिवर एंड मसल्स। पॉलीसैकेराइड की फॉर्म में पॉलीसैकेराइड ग्लाइकोजन की फॉर्म में कहां पर मौजूद होंगे? ग्लाइकोजन लिवर और मसल दो जगहों पर, इन खास दोनों जगहों पर मौजूद होते हैं।
इसके अलावा क्योंकि हमने कहा है कि ये एनिमल ओरिजिन है, क्योंकि स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है इन ह्यूमन या एनिमल, तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये एनिमल्स, इसको एनिमल स्टार्च का नाम भी दिया जाता है। नंबर 2, अगर हम इसको स्ट्रक्चरली तौर पर हम इसको बायोकेमिस्ट्री के हवाले से इसको देखना चाहें तो हम कहते हैं कि जो इसका स्ट्रक्चर है वो ब्रांच्ड है, मतलब ट्री लाई। अब ट्री आपको पता है कि उसका एक तना होता है, फिर उसकी शाखें होती हैं, तो अब इसका जो स्ट्रक्चर है वो ट्री लाइक स्ट्रक्चर है। अब इस ट्री लाइक को स्ट्रक्चर को समझने के लिए वो भी मैं अभी बताऊंगा। जब इसका ट्री लाइक स्ट्रक्चर है तो इसके अंदर जाहिर बात है जब एक स्ट्रेट चेन होगी और दूसरी इसकी ब्रांच चेन होगी। अब जो स्ट्रेट और ब्रांच चेन, ये हम फॉर एग्जांपल कह देते हैं कि ये स्ट्रेट है और ये इसकी ब्रांचिंग चेन है, जाहिर बात है। अब जो स्ट्रेट चेन होगी, स्ट्रेट चेन के अंदर जो लिंकेजेस होंगी, यानी ग्लूकोज आपस में जो ज्वाइन किए होंगे, तो अल्फा 1,4 लिंकेज होगा उसके अंदर, और जो उसकी ब्रांच होगी उसमें अल्फा 1,6 लिंकेज होगा। अब ये कैसे होगा इसको भी मैं अभी तफसील बताऊंगा। अब इन लिंकेजेस को, जाहिर बात है जो चीज किसी चीज से सीमेंटेड होती है, जुड़ी हुई होती है, अगर उसको हमने अलग करना हो तो जाहिर बात है उस सीमेंटेड मटेरियल को, उस बॉन्डिंग को हमने ब्रेक करना होगा। तो अगर हमें ग्लाइकोजन से ग्लूकोज की, जाहिर बात है हमने उसको एनर्जी हासिल करनी है तो उसको पहले उसको तोड़ना पड़ेगा। ग्लाइकोजन तो स्टोरेज है, उससे स्टोरेज फॉर्म से हमें ग्लूकोज को हासिल करना है, रेजिड्यू को, तो उस बॉन्डिंग को तोड़ना है। अब बॉन्डिंग दो तरह की है, अल्फा 1,4 भी है, अल्फा 1,6 भी है, तो अब हमें दोनों बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। तो अल्फा 1,4 को तोड़ने के लिए एक एंजाइम जो हमारी बॉडी में मौजूद होता है वो फास्फोराइलेज, ये एंजाइम्स जो होगा ये किसको ब्रेक करेगा, ये स्ट्रेट चेन को ब्रेक कर देगा। दूसरा होगा जो ब्रांच चेन को करने के लिए इसे डी ब्रांचिंग एंजाइम्स के नाम से भी इसको कहा जाता है, डी ब्रांचिंग एंजाइम। ये जो डी ब्रांचिंग एंजाइम होगा ये अल्फा 1,6 को ब्रेक करेगा। अब स्ट्रेट चेन भी ब्रेक हो गई और ब्रांच चेन भी ब्रेक होगी, दोनों ब्रेक हो गई, तो इस सूरत से ग्लूकोज से हम, ग्लाइकोजन से हम ग्लूकोज हासिल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ये लिंकेज कैसे बना होता है। तो मैं सिंपल आपको इसका स्ट्रक्चर, आपको सभी को पता है कि ये स्ट्रक्चर इसका कैसे होता है, तो मजीद तफसील क्योंकि स्ट्रक्चर के मुतालिक मैं नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ बात करूंगा कि हमारा ये 1,4 और 1,6 स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ है। तो ये हम ले लेते हैं कि हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, फॉर एग्जाम्पल ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ये दूसरा ग्लूकोज रेजिड्यू है। अब ये ग्लूकोज के रेजिड्यू आपस में जो ज्वाइन किए हुए हैं ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के जरिए से ज्वाइन किए हुए हैं। अब इसमें ये 1 है और ये ये इसका, ये इस तरह से, ये अब इसका अल्फा 1,4, ये इसका 4 है। अब अल्फा यहाँ पे अल्फा 1,4 बन रहा है लिंकेज। अब अल्फा क्या है, बीटा क्या है, इसके मतलब क्योंकि मैं पहले बात बता चुका हूं। अब हम देखेंगे ये तो इसी तरह से एक ग्लूकोज रेजिड्यू, दूसरा ग्लूकोज, ये सारे के सारे जब ज्वाइन कर रहे हैं, अब इसका ये 1 है, नेक्स्ट आएगा तो 1,4 हो जाएगा। अब ये 1 और दूसरे का 4, तो अल्फा 1,4 लिंकेज बनता जाएगा। स्ट्रेट चेन में सारे का सारा अल्फा 1,4 बन रहा है। अब 1,6 ब्रांच चेन कैसे है, अब ब्रांचिंग जो चेन में, अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हम कहते हैं यहां पर हमारा क्या था 6, कार्बन नंबर 6, आपको पता है कि ये कार्बन नंबर 4, 5 और ये कार्बन नंबर 6 है यहां पर। अब हमारे पास एक और ग्लूकोज रेजिड्यू आया है, ये ग्लूकोज रेजिड्यू जो ब्रांच चेन का है। अब ब्रांच चेन का यहां पर कार्बन नंबर इसका 1 है। अब इसके दरमियान क्या होगा कि ये जो चेन है, जो स्ट्रेट चेन चल रही है, जाहिर बात है उसको जोड़ना है तो ब्रांच बनेगी ना, तने के साथ शाखें जुड़ेंगी तो बनेगी ना ब्रांच। तो अब इसका 1 और दूसरे जो रेजिड्यू स्ट्रेट चेन का है इसका कार्बन नंबर 6 आपस में यू ज्वाइन करेंगे तो ये अल्फा 1,6 लिंकेज बन जाएगा और ये स्ट्रेट चेन का अल्फा 1,4 लिंकेज बन जाएगा। तो ये हमें समझ आ गई कि अल्फा 1,4 और अल्फा 1,6 लिंकेज किस तरह से ब्रांच चेन जो ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है उसमें कैसे बन रहा है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास हमने कहा था कि ब्रेकेज का भी हमें पता चल गया। अब हमने ब्रेक 1,4 भी कर लिया, 1,6 भी कर लिया, अब हमने ग्लूकोज वहां से हासिल कर लिया। अब जो ग्लूकोज हमने कहा था स्टोर होती है ग्लाइकोजन के फॉर्म में लीवर में और मसल्स में। अब जो लीवर के अंदर मौजूद ग्लाइकोजन होगी ये क्या करती है, ये हमारे ग्लूकोज के लेवल को ब्लड के अंदर मेंटेन रखने में लीवर ग्लाइकोजन अपना रोल प्ले करेगी। मगर जो मसल्स की ग्लाइकोजन है
अगरचे वो स्टोरेज फार्म में थी वो भी हमें हासिल हो जाएगी, मगर वो ब्लड ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करने में उसका कोई रोल नहीं होता। वो क्या करती है, सिर्फ और सिर्फ मसल्स को अपनी एनर्जी प्रोवाइड करेगी। मसल्स अपने जो कंट्रैक्शन के लिए, अपनी मूवमेंट के लिए जो एनर्जी उसको चाहिए, तो वो ग्लाइकोजन से, जो मसल ग्लाइकोजन से वहां से उसको हासिल करेगा। ये क्यों ऐसा है कि मसल की जो ग्लाइकोजन है यूटिलाइज ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन करने में क्यों नहीं होती, इसकी वजह हम ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के अंदर पढ़ेंगे। वजह सिर्फ ये बता देता हूं कि हमारी बॉडी में के मसल्स में कुछ ऐसे एंजाइम्स मौजूद नहीं है जो उसको ब्रेक करने के बाद उसको ब्लड ग्लूकोज के अंदर, ब्लड सर्कुलेशन में उसको क्या कर सके, उसका एक हिस्सा बना सके। तो इसलिए से बाकी तफसील इसकी हम ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में पढ़ेंगे। इसके बाद तो ये तो होगी हमारी बात ग्लाइकोजन की। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्लाइकोजन के बाद जो इंपॉर्टेंट है होमोपोलिसैकेराइड, वो हमारा है स्टार्च। हमने कहा था स्टार्च हमारा क्या है, प्लांट ओरिजिन है। अगर मैं इसको कहूं कि स्टार्च जो है स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन प्लांट, स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन ह्यूमन या इन एनिमल क्या हो जाती है, ग्लाइकोजन। स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन प्लांट्स, तो हम इसे स्टार्च भी कह सकते हैं। तो अब स्टार्च को हासिल करने के लिए हम रूटीन में कौन सी चीजें इस्तेमाल करते हैं, जैसे पोटैटोज है, इसकी बेस्ट एग्जांपल है कि हम वहां से इसको स्टार्च को हासिल करते हैं। स्टार्च दो तरह के होते हैं, एक अमाइलोज और दूसरी एग्जांपल है अमाइलोपेक्टिन। फिर इसके अंदर यही बात हुई कि जो अमाइलोज होगा, तो अमाइलोज की अगर हम बायोकेमिस्ट्री के हवाले से स्ट्रक्चर में जाएं, तो अमाइलोज का जो स्ट्रक्चर होगा वो स्ट्रेट चेन होगा। अब स्ट्रेट चेन में आपको पता है जो स्ट्रेट चेन होगा तो उसका अल्फा 1,4 लिंकेज होगी उसमें, और जो अमाइलोपेक्टिन है ये ब्रांच्ड ट्री लाइक स्ट्रक्चर होगा। जब ब्रांच ट्री लाइक स्ट्रक्चर होगा तो अंडरस्टूड है कि इसमें अल्फा 1,4 स्ट्रेट चेन के लिए और अल्फा 1,6 ब्रांच चेन्स के लिए लिंकेज होगा। ये भी आपको क्लियर हो गया। अब हमारी बॉडी में कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं, आपने बड़े सुना होगा, सलाइवा, जो मुंह के अंदर सलाइवा होता है जिसे आम लोगों में थूक लोग कहते हैं। अब ये जो सलाइवा है इसके अंदर भी अल्लाह ताला ने ऐसे एंजाइम्स रखे हैं कि जब हम खुराक को इंजेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उसकी डाइजेशन के अंदर यहीं से ही प्रोसेस स्टार्ट क्या हो जाता है। तो इसलिए जो स्टार्च की डाइजेशन के लिए, उसकी अब्जॉर्प्शन के में हेल्पफुल होने के लिए, जहरी बात, अल्लाह ताला ने अमाइलेज एंजाइम्स रखे हैं। अमाइलेज एंजाइम्स सलाइवा के अंदर भी मौजूद है और हमारे पेंक्रियाज के अंदर भी मौजूद हैं। अब जो सलेवरी अमाइलेज और दूसरा पेंक्रियाटिक अमाइलेज, ये दोनों अमाइलेज स्टार्च को क्या करते हैं, स्टार्च को ब्रेक डाउन करते हैं। 1,4 1,6 इनकी लिंकेज को ब्रेक डाउन करते हैं। अब इनको ब्रेक डाउन करने के बाद जब स्टार्च की ब्रेक डाउन होती है थ्रू द अमाइलेज, तो हमारे पास 3 तरह की चीजें बनती हैं। माल्टोज हासिल होता है स्टार्च से, फिर माल्टो, ट्रायोज और डेक्स्ट्रिन, ये 3 तरह की चीजें हमें हासिल होती हैं स्टार्च से जब अमाइलेज उसके ऊपर एक्ट करता है, हाइड्रोलाइज करता है। तो अब हम डेक्स्ट्रिन, नेक्स्ट हमारा था डेक्स्ट्रिन, तो हमने कहा है कि जब स्टार्च हाइड्रोलाइज होता है तो डेक्स्ट्रिन हमें मिलता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो डेक्स्ट्रिन है वो हाइड्रोलिटिक प्रोडक्ट है किसकी, स्टार्च की। इट्स अ वेरी स्वीट टेस्ट, इसका बड़ा स्वीट टेस्ट होती है। तो ये हमारा डेक्स्ट्रिन हो गया। और डेक्स्ट्रान, ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास। डेक्स्ट्रान का काम क्या है, डेक्स्ट्रान जो है ये यूटिलाइज होती है, ये वेरी विस्कस जो है पॉलीसैकेराइड है। अब ये कहां पर यूटिलाइज होता है, एज अ प्लाज्मा एक्सपेंडर। जो क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मैं बता रहा हूं कि जब इसको मेडिकेशन के तौर पर, मतलब ये डेक्स्ट्रिन मेडिकेशन के तौर पर कहां पर, एज अ प्लाज्मा एक्सपेंडर, प्लाज्मा एक्सपेंडर काम होगा, वर्क करेगा। अब कहां पर, इन केस ऑफ शॉक, इन केस ऑफ शॉक। अब ये मेडिकल से, प्योरली मेडिकल से रिलेटेड जो है उनको पता होगा कि जब शॉक की कंडीशंस में पेशेंट हमें रिसीव होता है तो वहां पर एक मेडिसिन हम डेक्स्ट्रान देते हैं, प्लाज्मा एक्सपेंडर। ये भी क्या है, हमारा होमोपोलीसैकेराइड है। इसके बाद नेक्स्ट हम जाते हैं सेलुलोज। सेलुलोज वेरी इंपॉर्टेंट है, सेलुलोज भी। अब सेलुलोज इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ क्या है कि सेलुलोज हमारा डाइटरी, प्लांट्स इन ओरिजिन, खास प्लांट इज ओरिजिन, और हम इसे कहते हैं इट्स अ मेन डाइटरी फाइबर, इट्स अ मेन डाइटरी
फाइबर प्रेजेंट इन प्लांट्स। अब डाइटरी फाइबर्स है, अब लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम हमारे लिए क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर एक एंजाइम जो इसकी ब्रेकेज के लिए इस्तेमाल होगा, जाहिर बात है ब्रेक होगी, कोई चीज टूटेगी, छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम होगी तो हम उसको अब्सॉर्ब करेंगे, लेकिन इसका फिर आखिर का रोल क्या है, व्हाट्स सिग्निफिकेंस ऑफ सेलुलोज। हम इसको डाइजेस्ट करते हैं, इंजेस्ट करते हैं, तो इंजेस्ट करते हैं तो कैसे होता है। अब क्या है कि सेलुलेज एंजाइम्स, अब सेलुलेज एंजाइम इसके अंदर हमारी बॉडी में नहीं होता, फिर इसकी ब्रेकेज कैसे होती है। अब क्या है कि इसमें जो लिंकेज बनी होती है सेलुलोज के अंदर, जो हम सेलुलोज प्लांट से हासिल कर रहे होते हैं, इसमें बीटा 1,4 लिंकेज होती है। अब ये क्या होती है, इसकी तफसील मैंने डाइसैकेराइड के अंदर इसकी तफसील मैंने बयान की हुई है कि बीटा 1,4 क्या है। अच्छा, सेलुलेज एंजाइम जरूरी है बीटा 1,4 लिंकेज को ब्रेक करने के लिए, और इट्स अ मेन डाइटरी फाइबर दैट इज प्रेजेंट इन प्लांट्स। इसका काम क्या है हमारी बॉडी के लिए, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस ये है कि जब हम डाइटरी फाइबर्स प्लांट से हासिल करते हैं, इंजेस्ट करते हैं, तो ये क्या करते हैं, अपने वेट से जितना हमने इंजेस्ट किया, अपने वेट से 10 to 15 टाइम मोर देन ओन्स वेट क्या करते हैं, ये वाटर को अट्रैक्ट करते हैं। अब वाटर को अट्रैक्ट करने के बाद लेके कहां जाते हैं, इंटेस्टिनल ल्यूमन्स, जो इंटेस्टाइन है उसकी ल्यूमन के अंदर इन वाटर को अट्रैक्ट करके ये डाइटरी फाइबर ले जाते हैं। अब इंटेस्टिनल ल्यूमन्स में जब इतना ज्यादा वाटर इन हो जाता है तो क्या होता है कि ये वाटर इंटेस्टाइन की जो मोटिलिटी है उसके अंदर क्या करता है, आसानी पैदा करता है। इसके साथ साथ क्या होता है कि ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट, अब इंटेस्टाइन की जो मेडिकल से रिलेटेड है सभी, आपको पता होगा जो हमारी इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन की पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, जिसकी वजह से जो हमारी वेस्ट प्रोडक्ट है वो आगे से आगे, आगे से आगे और रेक्टम से यूं एक्सक्रीट होने के लिए हेल्पफुल होती है। तो ये जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है इंटेस्टाइन की, जो डाइटरी फाइबर सेलुलोज है, ये क्या करते हैं, इसकी मूवमेंट को मजीद बेहतर करने में, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में हेल्पफुल साबित होते हैं डाइटरी फाइबर। जब ये हेल्पफुल साबित होते हैं, जैसे पानी भी जो है, वाटर भी ल्यूमन में अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो अब क्या होता है, जो हमारा स्टूल होता है, स्टूल जो वेस्ट प्रोडक्ट है, तो वो क्या होती है, सॉफ्ट। अब सॉफ्ट होने की वजह से एक तो इट्स विल प्रिवेंट द कॉन्स्टिपेशन, इट विल हेल्पफुल इन द प्रिवेंशन ऑफ कॉन्स्टिपेशन एंड आल्सो हेमोरॉइड, मतलब बवासीर की, उसके भी प्रिवेंशन में इसका किरदार होता है। अच्छा, इसके अलावा एक और अहम काम है कि ये क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन, किसकी, मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन ऑफ, उसको क्या कहते हैं, टॉक्सिजेनिक सब्सटेंसेस, टॉक्सिक सब्सटेंसेस या टॉक्सिजेनिक का सब्सटेंसेस या कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस, उनकी अब्जॉर्प्शन को मिनिमाइज करते हैं, जिसकी वजह से, क्योंकि इंटेस्टाइन की बात हो रही है, तो ये कोलन कैंसर को रोकने में सेलुलोज जो है हमारा होमोपोलीसैकेराइड बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। इसके साथ साथ और क्या है कि ये जो हमारे कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने में सेलुलोज का अहम किरदार होता है। इसके साथ एक और काम क्या करते हैं कि ये जो ट्रेस एलिमेंट है, जिसमें जिंक, ट्रेस एलिमेंट में जिंक के साथ जाकर ये ज्वाइन करते हैं सेलुलोज, जिसकी वजह से जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं उनकी अब्जॉर्प्शन को क्या करते हैं, रोक देते हैं, बहुत कम मिनिमाइज कर देते हैं। तो इसलिए ज्यादातर हम क्या कहते हैं कि अगर बहुत ज्यादा सप्लीमेंट के तौर पर भी सेलुलोज इस्तेमाल किया जाए तो एक थोड़ी मिकदार में इस्तेमाल किया, बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना। तो इसके सोर्सेज में हम कह सकते हैं कि सोर्सेज में हमारे पास फ्रूट, फ्रेश फ्रूट, लेग्यूम्स, दालें, और इसके अलावा सीरियल्स, अनाज, ब्रेड, ये सारे के सारे सोर्सेज हैं किसके, सेलुलोज के। तो आइए हम देखते हैं कि ये सेलुलोज तक ये हमारा होमोपोलीसैकेराइड आ गया। अब हम नेक्स्ट
पढ़ते हैं कि हेट्रोपोलीसैकेराइड क्या है। हेट्रोपोलीसैकेराइड, हेट्रोपोलीसैकेराइड के अंदर जब हम बात करेंगे तो पहले नंबर पर हमारे पास एग्जांपल्स के तौर पर 3 एग्जांपल्स हैं, जिनमें म्यूसिलेज है और म्यूकोपोलीसैकेराइड है और हेमीसेलुलोज है। हेमीसेलुलोज क्योंकि प्लांट इन ओरिजिन है और ये कोई खास इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए हम इन दो के ऊपर गुफ्तगू करेंगे कि म्यूसिलेज और म्यूकोपोलीसैकेराइड। हम देखते हैं सबसे पहले म्यूसिलेज। म्यूसिलेज के अंदर हम ये क्या है, म्यूसिलेज ये भी प्लांट इन ओरिजिन है, हम इसको कहेंगे इट्स अ प्लांट ओरिजिन। प्लांट ओरिजिन हो गया, तो अब हम बात करते हैं एगर। एगर क्या है? एगर हेट्रोपोलीसैकेराइड, ठीक है, मगर नॉन इंजेस्टेबल है। जैसे हमने सेलुलोज की बात की थी कि सेलुलोज एंजाइम नहीं है एनिमल के पास, ह्यूमन के पास, तो इसी तरह हमने बात की कि एगर इज नॉन इंजेस्टेबल, मगर इसकी इंजेक्शन से होगा क्या? इट्स इंजेक्शन हेल्प द पेरिस्टल्टिक मूवमेंट ऑफ इंटेस्टाइन। वही काम है जो पहले सेलुलोज के अंदर हमने इसका फंक्शन पढ़ कर आए हैं। एगर का ये फंक्शन है कि वो इंप्रूव करता है पेरिस्टल्टिक मूवमेंट को। इसके अलावा एगर एक और अहम काम के लिए इस्तेमाल होता है, एज अ लेक्सेटिव मेडिसिन के तौर पर। क्लिनिकल मेडिसिन के अंदर इसको इस्तेमाल किया, लेक्सेटिव, जुलाब के नाम से। इट्स अ मेडिसिन, ठीक है, लेक्सेटिव के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसके अलावा एक और अहम, वेरी इंपॉर्टेंट, जो माइक्रोबायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से एगर है, ठीक है, हेट्रोपोलीसैकेराइड, ये का कल्चर मीडिया की प्रिपरेशन के लिए इसका रोल बहुत अहम है। कि जब हम बैक्टीरिया को आर्टिफिशियली ग्रो करना चाहते हैं तो उसके लिए एक हमने आर्टिफिशियल फूड तैयार करते हैं, तो उसका नाम होता है कल्चर मीडिया, आर्टिफिशियल फूड फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसके अंदर भी उसका एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है एगर। ये इंपॉर्टेंट फंक्शन थे एगर के 3। इसके अलावा हम देखते हैं कि वेजिटेबल गम्स क्या है। वेजिटेबल गम जो है, वेजिटेबल गम के बारे में, इट्स अ विस्कस, हम कह सकते हैं इट्स अ विस्कस secretion of plants, secretion of plants। अब ये भी प्लांट है, क्योंकि प्लांट इन ओरिजिन की हम बात कर रहे थे, विस्कस secretion of plant origin। वेजिटेबल गम के नाम से आपको वैसे भी पता चल रहा होगा कि विस्कस किसी चीज की बात हो रही है। अब ये कहां पर इस्तेमाल होता है? ये फार्मास्यूटिक्स के अंदर भी, फार्मास्यूटिक्स में मतलब मेडिसिन के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कन्फेक्शनरीज में, कन्फेक्शनरीज क्या है? कन्फेक्शनरीज क्या है? जो हलवाई हैं, मतलब वो क्या करते हैं, मिठाइयों के अंदर भी वेजिटेबल गम का इस्तेमाल करते हैं। तीसरे नंबर पर इसको एज अ एडहेसिव के तौर पर भी काम इस्तेमाल किया जाता है, एज अ एडहेसिव। एडहेसिव क्या होता है? स्टिकी मटेरियल, कि दो मुख्तलिफ चीजों को आपस में जोड़ने के लिए जो हमें गम में इस्तेमाल करते हैं हम, तो वेजिटेबल गम्स मतलब कि वो प्लांट से ओरिजिन होती है, एडहेसिव के तौर पर हम ये काम वेजिटेबल गम का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ हम पेक्टिन की बात करते हैं कि पेक्टिन क्या है। ये भी बात क्या है कि प्लांट इन ओरिजिन है। अब पेक्टिन क्या है? सॉल्युबल फाइबर्स। ये सॉल्युबल फाइबर हैं प्रेजेंट इन फ्रूट, प्रेजेंट इन प्लांट और फ्रूट हम कह सकते हैं, तो सॉल्युबल फाइबर्स, वेजिटेबल गम। अब ये कहां पर इस्तेमाल होते हैं? ये जेली लाइक मटेरियल के लिए, आपने जहां पर जेली बनानी हो, ठीक है, उसके अंदर बच्चों की जेली वगैरह होती है, उसके अंदर भी पेक्टिन का इस्तेमाल किया जाता है। पेक्टिन इस्तेमाल होती है वेजिटेबल। इसके अलावा हमारे पास थिकनिंग, इट्स यूज एज अ थिकनिंग ऑफ कुकिंग मटेरियल इन, और इसके अलावा हम कह सकते हैं कि ये बेकिंग के अंदर भी इस्तेमाल होता है। आपने देखा होगा कि सूप वगैरह को, या आपने देखा होगा कि जो सीरी पाए होते हैं, उनके सालन को जो आप बाजार से लेते हैं होटल में, वो काफी थिक, घर में बनाए तो बड़ा थिक नहीं होता, थिन होता है, लेकिन इसको थिक बनाने के लिए भी कई खानों के अंदर, बेकरी आइटम्स के अंदर और जेली बनाने के लिए भी पेक्टिन का इस्तेमाल होता है। ये सारे के सारे क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसैकेराइड है। पॉलीसैकेराइड के अंदर ये हेट्रोपोलीसैकेराइड है। यहां तक हमारी बात होगी म्यूसिलेज की, और इसके बाद हम बात करते हैं अब जो मोस्टली हमारे म्यूकोपोलीसैकेराइड है, इसको ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकेन्स भी कहा जाता है। अब म्यूकोपोलीसैकेराइड जो है,
ये ज्यादातर क्या होंगे, हमारे प्लांट ओरिजिन तो है ही है, लेकिन मोस्टली एनिमल ओरिजिन होते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे म्यूकोपॉलीसेकेराइड मोस्टली हम क्या कहेंगे इसको, एनिमल ओरिजिन। इसके अंदर पहले नंबर पे जैसे हम कह सकते हैं कि हायालुरोनिक एसिड्स। अब हायालुरोनिक एसिड्स ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसकी जो फंक्शंस हैं जो हमारी बॉडी के हवाले से आप इसको देखेंगे तो आप खुद हैरान हो जाएंगे कितने अहमियत का हामिल है हाइलुरोनिक एसिड, जो हमारी बॉडी में मौजूद है और जिसको हम एनिमल से सोर्स से इसको हासिल कर सकते हैं। इसमें जो हमारा मेन जो सोर्स होता है इसका बोन ब्राथ। अब आप कहेंगे बोन ब्राथ क्या होती है, आपको यखनी, जो आप क्या करते हैं यखनी, मुख्तलिफ जानवर के एनिमल से आप यखनी बनाते हैं बोन ब्राथ, उसे कहते हैं, ठीक है, यखनी कहते हैं। ये इसका मेन सोर्स है हाइलुरोनिक एसिड का। इसके अलावा आप इसको जो लीफी, जो दूसरा ग्रीन लीफ होते हैं वाली जो सब्जियां वगैरह है, सब्ज पत्तों वाली जो सब्जियां हैं, उससे भी हाइलुरोनिक एसिड हासिल किया जा सकता है। अब इससे बात करेंगे कि ये मोस्टली कहां पर होता है। इट्स प्रेजेंट इन हाई कंसंट्रेशन इन आवर स्किन। स्किन के अंदर क्या है, स्किन जाहिर बात है ये हमारी स्किन है, सेल से मिलकर बनी हुई है। अब सेल आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अब ये सेल जुड़े कैसे हुए हैं, जाहिर बात है किसी जोड़ने के लिए कुछ चीज इस्तेमाल हुई है। तो अल्लाह ताला ने इस सीमेंटिंग मटेरियल को, सीमेंट, जैसे ईंट को ईंट से जोड़ते हैं, सीमेंट इस्तेमाल होता है, सेल को सेल से अल्लाह ताला ने जोड़ा है, एक सीमेंटेड मटेरियल है। उनमें से एक मटेरियल क्या है, हायालुरोनिक एसिड। इट्स अ सीमेंटेड मटेरियल ऑफ स्किन सेल्स। अब जब स्किन सेल्स का सीमेंटेड मटेरियल है, जाहिर बात है हमें पता है कि जो हमारी इंटैक्ट स्किन होती है, इंटैक्ट स्किन इज द मेन बैरियर फॉर द एंट्रेंस ऑफ एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया इनसाइड द बॉडी। अब ये एंट्रेंस है लेकिन इसको रोका हुआ है। जब ये इंटैक्ट होगी, सीमेंटेड मटेरियल इसका ठीक होगा, तो कोई भी ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में नहीं दाखिल हो सकेंगे। तो हाइलुरोनिक एसिड ये एक सीमेंटेड मटेरियल है, किसका, स्किन सेल्स का। तो बैक्टीरिया को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्किन में एंटर होने से क्या कर रहा है, प्रिवेंट करता है। अब लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो क्या करते हैं, हायालुरोनाइडेज, ठीक है, ये एंजाइम है जो इसकी ब्रेकेज के लिए, सीमेंटेड मटेरियल की ब्रेकेज के लिए, उसको ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब कई कुछ बैक्टीरिया, जिनमें से एक स्ट्रेप्टोकोकाई एक एग्जांपल है, अब ये क्या करते हैं, ये सीमेंटेड मटेरियल को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। अब उनको जब दो ईंटों के दरमियान में सीमेंट को निकाला जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगी, स्पेस हो जाएगी। अब जब ये सीमेंटेड मटेरियल ब्रेक होता है तो बैक्टीरिया को स्किन के जरिए से इंटर होने की क्या हो जाती है, आजादी मिल जाती है। तो इस तरह से कुछ बैक्टीरिया हायालुरोनाइडेज की मदद से हायालुरोनिक एसिड सीमेंटेड मटेरियल को ब्रेक करके एंटर हो जाते हैं। अब क्या है, अब हमने एक और बात करते हैं कि हायालुरोनिक एसिड हमारे साइनोवियल जॉइंट्स, आपने सुना होगा साइनोवियल जॉइंट्स, जो ये जॉइंट्स होते हैं, ठीक है, इन जॉइंट्स के अंदर, ठीक है, इसकी मूवमेंट में भी हायालुरोनिक एसिड, इसके साइनोवियल फ्लूइड्स के अंदर भी हायालुरोनिक एसिड मौजूद होता है, जो साइनोवियल जॉइंट्स के अंदर मौजूद होता है। तो अब इसकी जो हम कह सकते हैं कि साइनोवियल जॉइंट की मूवमेंट के अंदर भी हायालुरोनिक एसिड एक अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा हमारा ह्यूमन का जो है, ह्यूमन विट्रस जो आईज है, हमारा जो आंखों के अंदर जो सफेद हिस्सा है, इसके अंदर भी हायालुरोनिक एसिड मौजूद होता है। इसके अलावा विट्रस ह्यूमर आई, इसके अलावा हम कहते हैं कि एक ये भी एविडेंस मौजूद है कि सेमिनल फ्लूइड के अंदर, सेमिनल फ्लूइड में भी हायालुरोनिक एसिड मौजूद होता है, जिसका ये एविडेंस भी मौजूद है कि ये जो फर्टिलाइजेशन होती है, ओवम के साथ फर्टिलाइजेशन में हायालुरोनिक एसिड एक अहम किरदार अदा करता है। ये हमारा हो गया हायालुरोनिक एसिड। तो इसके बाद दूसरे नंबर पर हम देखते हैं कंड्रोइटन सल्फेट। कंड्रोइटन सल्फेट भी हमारा हेट्रोम्यूकोपॉलीसैकेराइड है, लेकिन ये मोस्टली फाउंड होता है किसमें पाया जाता है, ये इन कार्टिलेज, कार्टिलेज बोन होती है जिसे कुरकुरी हड्डी के नाम से भी, जो नरम हड्डी के नाम से भी जाना जाता है। अब यानी इसकी जो कंड्रोइटन सल्फेट है,
इसकी ज्यादातर मिकदार कहां पे मौजूद होगी, कहां पर, कार्टिलेज में। मतलब कि एनिमल की कार्टिलेज से भी हम, क्योंकि हमने कहा था कि मोस्टली एनिमल सोर्स है, तो कॉन्ड्राइटन सल्फेट हम एनिमल की कार्टिलेज से भी हासिल कर सकते हैं। तो ये कार्टिलेज के अंदर मौजूद होता है। मोस्टली किसके साथ ज्वाइंट होता है, ये प्रोटीन के साथ कॉम्बिनेशन के फॉर्म में मौजूद होता है कॉन्ड्राइटन सल्फेट। इसके अलावा कॉन्ड्राइटन सल्फेट जो है, ये इसका एक अहम काम एक ये है, क्योंकि ये कार्टिलेज में मौजूद होता है, जो ऑस्टियोआर्थराइटिस के जो पेशेंट होते हैं उसके अंदर भी कॉन्ड्राइटन सल्फेट एक मेडिसिन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। लिहाजा ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट्स को ट्रीट करने में कॉन्ड्राइटन सल्फेट हेल्पफुल होता है। इसके बाद आ गया हमारे पास हेपारिन। अगर हम हेपारिन की बात करें तो हेपारिन के नाम से मेडिकल के अंदर वैसे भी आप जाने जाता है। हेपारिन इट्स अ नेचुरल एंटीकोगुलेंट। नेचुरल एंटीकोगुलेंट, कोगुलेंट क्या होता है, जाहिर बात है कोगुलेंट जमने को कहते हैं, क्लाट होने को कहते हैं। अब ये क्या है, एंटीकोगुलेंट, मतलब कि कुदरती तौर पर हमारी बॉडी में अल्लाह की तरफ से एक जो नेचुरली तौर पर हेपारिन मौजूद होता है, ये कहां पर मौजूद होता है, हमारे ब्लड में भी मौजूद होता है, लिवर में भी मौजूद होता है, लंग्स में भी मौजूद होता है, थाइमस में भी मौजूद होता है। तो ये नेचुरल एंटीकोगुलेंट है जो क्लाट होने से प्रिवेंट करता है। इसके बाद एक और अहम जो है ना, ब्लड ग्रुप पॉलीसैकेराइड। ब्लड ग्रुप पॉलीसैकेराइड क्या है, तो ये भी कार्बोहाइड्रेट हैं जो मोस्टली कहां, आरबीसी की सरफेस पर मौजूद होते हैं। और इसके अलावा आरबीसी के अलावा सलाइवा में भी मौजूद होते हैं। और भी कुछ जगहों पर ब्लड ग्रुप पॉलीसैकेराइड मौजूद हैं, जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हमारा आरबीसी है। अब ये यहां पर ये पॉलीसैकेराइड काम क्या करते हैं, एक्ट एज एन एंटीजन, एंटीजन का काम। और ये एंटीजन क्या करती है, हमें एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में हमारी हेल्प करती है। जो किसी का ग्रुप ए है, किसी का बी है, किसी का ओ है, किसी का ए बी है, तो ये ब्लड ग्रुप पॉलीसैकेराइड जो आरबीसी की सरफेस पर मौजूद हैं, उसकी वजह से, क्योंकि वो एंटीजन के तौर पे काम करती हैं, तो उसकी वजह से हम इसको पहचान सकते हैं। तो हेमीसेलुलोज है, प्लांट ओरिजिन, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मेरे ख्याल के अंदर पॉलीसैकेराइड को हमने काफी हद तक समझ लिया है कि पॉलीसैकेराइड क्या है, कहां से हासिल करते हैं, हमारी बॉडी में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है। तो इसलिए हमें पॉलीसैकेराइड, इस कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करते रहना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी में इसके बहुत से अहम किरदार अदा कर रहे होते हैं पॉलीसैकेराइड। तो ये हमारा था पॉलीसैकेराइड के मुतालिक एक मुख्तसर सा तारफ। इस वक्त इजाजत चाहूंगा। अल्लाह।